बहुत बढ़िया सर, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। एजुकेशन प्लस माहौल, ये आपकी टीम को ग्रोथ करने में बहुत मदद जी, देता है। जी। क्या कहीं बात न है। कहीं आप जो है आपकी प्रेरणा की वजह से, आपके कार्य करने से ही हमें मिली कि यार हमें भी कहीं पर को जा सकते हैं। उस दिन तो सर मेरे को आभास नहीं हुआ, लेकिन आज आपके बातों से मेरे को आभास हो रहा है कि लीडर की कमिटमेंट का क्या रोल होता है। जी। लेकिन उस दिन मैं जब उनके यहाँ गया तो जाने के बाद मुझे ऐसा डर महसूस हुआ, ऐसा दर्द महसूस हुआ कि आखिर मैं यहाँ आया क्यों? अच्छा। मेरे को इतना फील्स हुआ उधर जाने के बाद कि मैं इतनी दूर इंटीरियर में ऐसे आया, और जब मैं नीचे वापस आया तो मैंने थैंक यू गॉड कहा कि यार मैं आज वापस आ गया हूँ करके। इसी मुश्किलातों के साथ भी मैंने इसमें सफ़र किया है। धुंध इतनी लग चुकी थी, रात हो चुकी थी और दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे सर बाहर निकाल करके और मैं गाड़ी ऐसे चला रहा था जी, फॉर्च्यूनर, और एक मोमेंट तो ऐसा आया था सर कि न तो इधर पहाड़ था ना इधर पहाड़ था, और बीच में केवल सड़क थी। उस समय तो मेरा भी दिल धक से कर गया था जब मैंने ऐसे ही लेकर के और शार्प जब मैंने राइट मारा ना, तो बिल्कुल ऐसा पहाड़ सर। बिल्कुल सर। मैं एकदम से डर गया कि कहीं गाड़ी थोड़ा भी दाएं बाएं हो गई, टायरों के अलावा जगह नहीं थी। बाप रे, मैं तो उस रास्ते कभी नहीं जाऊंगा सर। वो कहते हैं ना कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, ऐसे ही कुछ अंदाज से जीवन जीने वाले हैं आज के हमारे मेहमान, हमारी कंपनी AWPL के ब्रांड न्यू डायमंड लीडर मिस्टर मदन पाटनी सर। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मदन पाटनी सर का। वेलकम है मदन सर थैंक यू। आज के हमारे इस बातचीत में। मदन सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद गुरु जी। आपके डायमंड बनने पर। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इसी प्रकार से नए नए कीर्तिमान आप रचते रहें। थैंक यू। मदन सर, मैं तो थोड़ा बहुत आपके बारे में जानता हूँ, जी, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो आपके जी, बारे में बिल्कुल नहीं जानती है। जी, तो हम अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना छोटा सा परिचय आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर दें। जी। मेरा नाम मदन सिंह पाटनी है और मैं बेसिकली देवभूमि उत्तराखंड चंपावत एक नॉर्मल से गांव सिरकोट का मैं रहने वाला हूं। और बहुत बड़ा बैकग्राउंड मेरा, इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। मैं आर्मी में जैसे तैसे हम आर्मी में भर्ती हो गए, और भर्ती होने के बाद कुछ कर जब रिटायरमेंट आए तो जैसे मैंने देखा जैसा मैं था वैसा ही अपने आप में, ज़्यादा मुझे अंतर नहीं, उपलब्धि मुझे लगी नहीं। बावजूद अब मैंने सोचा कि मैं कुछ बड़ा काम करने के सपने तो थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो फिर इसके बाद मैंने धीरे धीरे मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जाना समझा 2018 में, लेकिन फिर भी, सॉरी 2008 में, लेकिन मैं वहाँ पर को सही तरीके से नहीं कर पाया किसी कारणवश। और उसके बाद मुझे 2018 में जब मुझे AWPL का प्लान मिला तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे वो सपने जो दब से गए थे या बुझ से गए थे, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं यहाँ पर से कुछ कर सकता हूँ। और तब से मैंने धीरे धीरे इसमें पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। और आज भगवान की कृपा और आप सब लोगों के आशीर्वाद से इतना बेहतरीन AWPL जैसा महान प्लेटफॉर्म की वजह से आज यहाँ पर को मैं डायमंड रैंक पर हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बधाई आपको। आपके सपनों को साकार करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला। सर, आपने बताया कि आपने आर्मी में सर्विस की है, तो जी, कितने साल आपने भारतीय सेना को में सेवा की है? मैं 19 साल में रिटायरमेंट आया, 19 साल मैंने पूरी नौकरी किया। अच्छा, तो AWPL आपकी ये पहली कंपनी नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग से फौज में रहते रहते इंट्रोड्यूस हो गए थे। जी, जी हाँ। तो ये कौन से सन की बात है? ये 2008 की बात है। 2008 की। जी, और उसके बाद में 2018 में आपको AWPL के प्लान के बारे जी, में जी, जी, समझ में आया। जी, तो फिर उसके बाद में आपने रिटायरमेंट लेने का डिसीजन बना लिया। बिल्कुल। क्या बात है सर, इतना बड़ा विजन देख पाना एक कंपनी में, ये बहुत बड़ी बात में एम्बिशियस व्यक्ति की ही कोई देख सकता है, समझ सकता है। तो सर, आप जब 2018 के बाद 2019 में आप पेंशन आए शायद, जी, तो उसके बाद में आपने जब शुरुआत किया काम को, तो शुरुआती दौर में आपको क्या चैलेंजेस आए काम करने में? ये मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ सर, उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर एक बिगिनर आज काम शुरू करता है आपकी उम्र में, 35-40 साल की उम्र में, जी, जो फौजी है, जी, जो नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं जानता है, जी। तो वो कैसे शुरू करेगा? आप अपने शब्दों में बताएं अपनी जर्नी
कैसे आपने लोगों को कन्विंस किया, यार ये तो फौजी आदमी है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सिखाएगा, आयुर्वेद के बारे में क्या सिखाएगा, इस तरह का पर्सपेक्टिव भी लोगों का रहा होगा। जी। तो कैसे आपने कन्विंस किया सर? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पास बहुत सारी दिक्कतें आई, जी। और स्टार्टिंग फेज़ में कोई व्यक्ति मुझे ऐसे मिल नहीं पा रहे थे कि कौन मेरे साथ इस काम को शुरू करेगा। हम्म। तो हम क्या करते हैं कि अपने जो जानने वाले लोग होते हैं, पहचानने वाले लोग होते हैं, हम सबसे पहले उन्हीं से मिलने का प्रयास करते हैं। तो मेरी करेक्ट। पलटन के ही जिस पलटन से मैं रिटायरमेंट आया था, तो वहाँ से ही मेरे को मेरे मित्र थे, उन वो आर्मी में थे, तो उनसे मेरा परिचय हुआ। ओके। उनको मैंने बताने का प्रयास किया, तो उन्होंने मेरे कहने पर 1-2 बार मैंने फ़ोन किया, और फिर उन्होंने नहीं समझा। फिर मैं उनके पास घर में गया, जबकि उनका घर मेरे से दूर था, और बावजूद भी उन्होंने मेरे कहने पर प्रोडक्ट तो ले लिए। और प्रोडक्ट लेने की वजह से शुरुआती दौर में मेरे पास इस बिज़नेस से, एसडीपीएस वेलनेस से, मेरे को 2500 रुपया आया। अच्छा। उनका एक प्रोडक्ट लेने से उन्होंने सिर्फ मेरे फेस वैल्यू पर और कैसे न तैसे ले लिया। ओके। तो उससे मेरे पास 2500 रुपया आया। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरा विजन बढ़ा। ओके। और मतलब कि ना बहुत सारे लोगों की सुनी उन तक पहुँचने से पहले भी। ओके। जी। मतलब पहले जो आपके आर्मी के फ्रेंड थे, जी। उन तक पहुंचने से पहले भी आप कई लोगों के रिजेक्शन सुन चुके थे। बहुत ज़्यादा लोगों के रिजेक्शन सुने, इंक्लूड मेरे जितने भी दोस्त हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैं छोटे से ज़िले का रहने वाला हूं, तो वहां पर भी मेरे बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग थे, उनको भी मैं इसके बारे में बता चुका था। लेकिन उन्होंने इतना मेरे पर विश्वास नहीं किया शुरुआती दौर में। ये कौन सा कारण रहा हुआ हो, ये मुझे उस टाइम में पता नहीं चला, और आज समझ में आता है कि वो आखिर क्यों नहीं कर पाए। करेक्ट है। तो सर फिर जैसे टीम बिल्डिंग की बात आती है, अब एक व्यक्ति आपके साथ में जुड़ गया जी। और वो काम करना चाहता है, तो आप चंपावत के रहने वाले, जी। तो आपकी मुझे पता है पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वो एक कहावत है, एक किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये कवियों के लिए बात कही गई है कि जहाँ रवि मतलब सूर्य नहीं पहुँच पाता है, सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है, वहाँ भी कवि पहुँच पहुँच जाता है। जी। तो इसी प्रकार से जैसे जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होते हैं, जी। जहाँ आने जाने की सुविधा नहीं होती है, जहाँ लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, जी। आपने ऐसे क्षेत्रों में पहाड़ों में सर कैसे बिजनेस किया? आप जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं भी पहाड़ से ही हूँ सर। जी। तो अगर एक घर इस पहाड़ में है तो दूसरा घर उस पहाड़ में है, जी। आने जाने में ही जो है कि रास्ता तय करने में हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो कैसे आपने चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, डीडीहाट, मुनस्यारी, थल, मुआनी, बेरीनाग, अल्मोड़ा, चंपावत, रानीखेत, कैसे नेटवर्क बनाया सर आपने? मैं हैरान हूँ इस बातों को देख करके, आपकी इस अचीवमेंट से। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जब शुरुआती दौर में मैं हिल एरिया में काम करना शुरू किया मैंने, तो मेरे पास बहुत सारी मुश्किलें आई। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास रुकावट आई, वो आई वेदर की, मौसम की। ओके। मैं जिस इलाके में भी काम करने जाता था, तो सबसे पहले वहाँ पर उस इलाके में मेरे को रोड ब्लॉक होना मेरे लिए मुनासिब था, रोड ब्लॉक हो जाना। मैं कई जगह ऐसे प्लान करने गया हुआ हूँ, रोड ब्लॉक हो रही है, ऊपर से पत्थर आ रहा है, मेरे पास गाड़ी थी, गाड़ी भी मैं किनारे रोक गया, फिर मैं पैदल गया हूँ, फिर दूसरी जगह जाके मैंने काम किया हुआ है। ऐसे जाके धीरे धीरे नेटवर्क बिल्ड किया। यहाँ तक भी एक गांव में पहुँचने के लिए भी हमें दो दिन 3 दिन का भी हमें समय लगा, ऐसा मेरे साथ हुआ है। और इंक्लूड मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज आपने बता ही दिया इस इंटरव्यू के माध्यम से। एक बार मैं बलवाकोट से थोड़ा सा करीब 10 किलोमीटर में ऊपर जा रहा था, और उस दिन तो मुझे लगा कि आज मैं यहाँ पहुँच तो गया हूँ, चाइना बॉर्डर ही समझ लीजिए उसे आप। मैंने कहा मैं आ तो गया हूँ इस गांव में काम करने के लिए। आज वहाँ पर से भी 1-2 लोग मेरे साथ ज्वाइन हैं, लेकिन शुरुआती दौर में वहाँ पर कोई राजेंद्र सिंह जी 20 घुमाओगे मेरे साथ ज्वाइन तो नहीं हुए। और उन्हें मुझे अपना आधार कार्ड तो दे दिया, आज भी उनकी आईडी है, परसों मेरी बात भी हुई उनसे। लेकिन उस दिन मैं जब उनके यहाँ गया तो जाने के बाद मुझे ऐसा डर महसूस हुआ, ऐसा दर्द महसूस हुआ कि आखिर मैं यहाँ आया क्यों। अच्छा। मेरे को इतना फील्स हुआ उधर जाने के बाद कि मैं इतनी दूर इंटीरियर में ऐसे आया, और जब मैं नीचे वापस आया तो मैंने थैंक यू गॉड कहा कि यार मैं आज वापस आ गया हूँ करके। इसी मुश्किलातों के साथ भी मैंने इसमें सफ़र किया है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हीं 1, 2, 3, 4 करके ऐसे लोग मिलते गए।
फिर उनको जैसे आपने बताया कि बिल्ट कैसे हुआ बिजनेस, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी। तो जैसे कि फिर मैंने शुरुआती दौर में मैंने 10 कदम ट्रेनिंग, हमारी AWPL की 10 कदम ट्रेनिंग किया, तो उससे मुझे पता चला कि मैं 8 स्टेप ट्रेनिंग कैसे दे सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि वो गांव के लोगों को फिर मैं जगह पे बाजार पे एक दो करके उनको बाजार में लाके फिर वहाँ पर को मैंने मीटिंग ट्रेनिंग करनी ट्रेनिंग शुरू करना करी। चाहिए। जब मैंने मीटिंग ट्रेनिंग शुरू करी तो फिर मेरा काम आसान हुआ। शुरुआती दौर में मेरे लिए भी मुश्किलात थी। मुश्किलात थी। जी मैं थोड़ा सा इस बलुआ कोट के इंसिडेंट को समझना चाहूंगा सर। बलुआ कोट आखिर पड़ता कहाँ है सर ये? जी, बलवा कोट हमारे पिथौरागढ़ जिला का एक इंटीरियर एरिया है और धारचूला और जौलजीबी के बीच में बलवा कोट जगह पड़ती है। ओके, जिनको और ये नहीं पता है मैं बता दूं, पिथौरागढ़ लास्ट जिला है और ये उसके बाद में धारचूला आपका फिर चाइना बॉर्डर लग बिल्कुल जाता है ना? जी तो जी क्या हुआ था वहां पर, सही तरीके से सर एक्सप्लेन करें सर। जी, वहाँ पर को क्या हुआ, बलवा कोट से एक कच्ची रोड जाती है, वो बहुत वो जाती है कि अपने चाइना बॉर्डर की तरफ को। ओके। और वो इतनी इंटीरियर जगह है, मतलब ऐसी ड्राउनी जगह है, मतलब बहुत ही रॉक है, मतलब हैवी रॉक जिसे कहते हैं। और उस रॉकों को काट के क्या है वहाँ रोड बनी हुई है। हम जैसे तैसे आप एक सूद भी आप दाएं बाएं अपनी गाड़ी को नहीं कर सकते हो। और फिर नीचे, और अगर आपने ज़्यादा ब्रेक भी लगा दिया तो आपकी गाड़ी पीछे भी आ पीछे भी आ सकती है और किसी चीज़ से और बाएं वाले रॉक से टकरा भी सकती है। ऐसी ऐसी जगह हम लोग काम कर रहे हैं। देख वहाँ किसी न किसी तरीके से मैं पहुँच तो गया, ओके। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था वहाँ पर को तो बारिश हो गई। मैंने प्राइमरी स्कूल में उस दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने प्राइमरी स्कूल में इसका प्लानिंग किया था। एक राजेंद्र सिंह जी थे जिनके माध्यम से मैंने उनको रजिस्ट्रेशन तो किया, लेकिन वहाँ पर को जब मैं वापस आया तो रोड क्या हो रही थी, बारिश की वजह से ब्रेक हो रही थी रोड। ओके। अब मेरे दिल में ये बात हो रही थी कि मैं कैसे यहाँ तक आ तो गया हूँ, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा। और इन मुश्किलातों का सामना करने के बाद भी रोड क्रैक हुई, बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पर को निकल के आया। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब ऐसी परेशानियां भी हमारे साथ आई, मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ वो व्यक्ति ज्वाइन हुआ नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जुनून इतना था कि इस काम को करने का कि हम किसी भी हद तक कहीं पर तक भी पहुंच सकते हैं। शायद और बहुत बुरा टाइम था उस दिन का, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और शायद जब मैं नीचे आया मैंने उस दिन एक चीज़ जरूर कहा, थैंक्स टू गॉड। बिल्कुल सर, 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सब ऊपर वाली कृपा है। और वो कहते हैं ना कि सर अगर आपका इंट्यूशन सही है ना जी तो परमात्मा कभी भी आपके साथ में गलत नहीं कर सकता। कभी आपके साथ में ऐसा होगा ही नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सही इंट्यूशन के साथ आप काम कर रहे थे। आपने बताया एक व्यक्ति के लिए आप वहाँ पर गए और वो भी आईडी अपनी एक्टिव नहीं कराई, उसने केवल रजिस्ट्रेशन कराया। जी, आज करा ली या अभी भी नहीं कराई है? अभी उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन है सर, आईडी एक्टिव नहीं है अभी? नहीं है उनकी ID। क्या बात है सर, आपके जज्बे को सलाम है सर। जी, और इसी प्रकार से आपने और जगह अपने भी ऐसी सब जगह काम नेटवर्क बनाए हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे उन व्यूवर्स के लिए जिनको थोड़ी सी धूप में तापमान कम होने पे जो प्लेन्स एरिया में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं कि सर हम धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, सर बरसात बहुत है, भीग जाएंगे। आप देखिए सर किन जगहों पे आप समझ पा रहे होंगे पहाड़ कैसे होते हैं, जो आपने रील्स में देखे होंगे, जो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, उन जगहों पर सर ने अपने नेटवर्क बनाए हैं। आज कुमाऊं रीजन में 6 ज़िले पड़ते हैं और 6 के 6 ज़िले में पहाड़ी एरिया, पूरा पहाड़ी एरिया, जिसमें से एक उधम सिंह नगर प्लेन्स एरिया है। बाकी चंपावत, पिथौरागढ़, आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये आपके पूरे 5 के 5 ज़िलों में पहाड़ी एरिया है पूरा, और वहाँ सर का नेटवर्क है। तो सर सलाम है, अगर ये कोई कर सकता है ना, कर सकता था या कर सकता है, तो वो एक ही इंसान था और एक इंसान है जिसका नाम मदन पाटनी है। इसीलिए मैंने कहा था कि काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो सर। थैंक यू। जज्बे को सलाम है। और एक इंसिडेंट मुझे भी याद आ गया सर, एक दिन मैं जब आपके यहाँ पर आया था जी 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 और जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ। जिस दिन आप आए थे और सेमिनार था चंपावत, जिस दिन आप आए थे और रोड आपने ट्रैक करके आप बाया रीठा साहिब होते रीठा आप साहिब होते हुए। लगभग आप 120-130 किलोमीटर दूर रात को आप पहुंचे थे और आप मेरे से कह रहे थे कि सर आप मुझे लोकेशन भेजो, और मैं आपसे ये कह रहा था कि लोकेशन भेजते कैसे हैं। तो फिर आपने बताया बड़ी मुश्किल से। अब उस दिन का भी दिन मेरे को बहुत याद है। देखो सर, ये सब चीज़ें रियल मायने में वो सही, आज आपने बिल्कुल मेरे को सही जगह पहुंचाया कि अगर आपने मुझे उस दिन उतने दूर से चल के अगर आप चंपावत नहीं आए होते तो शायद मेरे अंदर भी ये बात नहीं बैठ पाती कि यार मैं भी वहां पर को जाऊं। कहीं ना कहीं आप जो है आपकी प्रेरणा की वजह से, आपके कार्य करने से ही हमें मिली कि यार हमें भी कहीं पर को जा सकते हैं।
उस दिन तो सर मेरे को आभास नहीं हुआ, लेकिन आज आपके बातों से मेरे को आभास हो रहा है कि लीडर की कमिटमेंट का क्या रोल होता है। जी, खटीमा से चंपावत 2 जी, सवा 2 घंटे का रास्ता बिल्कुल। है ना? जी, अगर रास्ता सही हो तो। रास्ता सही है। लेकिन आपके टनकपुर से जब बस्ती से हम ऊपर चलते हैं तो बस्तिया से जब हम ऊपर से चलते हैं तो बस्तिया से चंपावत तक का मेरे ख्याल से 16-17 जगह पर रोड ब्लॉक थी। भूस्खलन होता है। जी, सड़क जाती है पूरी की पूरी पूरी। बरसात में 100%। ये पिछले 7-8 सालों में तो मैंने देखा जी, है ना? जी, अब चलो गवर्नमेंट कर रही है उस पे काम बहुत बढ़िया तरीके से, हर साल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जी, लेकिन ये एक वेदर जो कुदरत की जो मार है, ये बड़ी चैलेंज पड़ती है। और उस दिन हमें बिल्कुल रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे साथ में हमारे 2 लीडर और थे, याद है मेरे को। जी, गिरीश जोशी जो आज डायमंड है, जी, गिरीश अजवार जी जो आज सफायर है। जी हाँ। और धुंध इतनी लग चुकी थी, रात हो चुकी थी और दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे सर बाहर निकाल करके और मैं गाड़ी ऐसे चला रहा था फॉर्च्यूनर। जी, और एक मोमेंट तो ऐसा आया था सर कि न तो इधर पहाड़ था ना इधर पहाड़ था और बीच में केवल सड़क थी। उस समय तो मेरा भी दिल धक से कर गया था जब मैंने ऐसे ही लेकर के और शार्प जब मैंने राइट मारा ना, तो बिल्कुल ऐसा पहाड़ सर। बिल्कुल सर। मैं एकदम से डर गया कि कहीं गाड़ी थोड़ा भी दाएं बाएं हो गई, टायरों के अलावा जगह नहीं थी। बाप रे, मैं तो उस रास्ते कभी नहीं जाऊंगा सर। चलिए, उस दिन आ गया सर। ये है लीडर की कमिटमेंट का फायदा कि आप मेरी उस 120 किलोमीटर की जो एक्स्ट्रा जर्नी थी, मेरे ख्याल से उसमें शायद मेरे को 7-8 घंटे लग गए थे। बिल्कुल। और मैं वहाँ पहुँचा। तो चलो इसी प्रकार से चैलेंजेस आते रहते हैं सर। तो लेकिन ये चैलेंजेस तो हम फेस कर लेंगे सर। जी, लेकिन एक चैलेंज बहुत बड़ा होता है सर जी, कि अपनों को कैसे समझाया जाए। क्या आपके परिवार वालों ने, किसी भी सदस्य ने इसका आपका विरोध किया, इस काम को करने से मना किया, या फिर आपके साथ में आपका परिवार खड़ा रहा? परिवार की क्या भूमिका रही सर? जब मैंने अब इसकी सच्चाई बताऊं तो जब मैंने पहले डायरेक्ट सेलिंग किया तो लगभग मैंने उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 1,06,000 रुपया कमाया। ओके। और पार्ट टाइम में कमाया क्योंकि मैं सर्विस करता था। फौज में नौकरी करते हुए। और जब वो 1,06,000 रुपया मैंने कमाया तो मेरे परिवार को ये बात पता चल चुका था कि ये जो काम कर रहा है इससे पैसा आता है। आता है। और जब मैंने ठीक 10-12 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में AWPL में मैंने कदम रखा, तो शुरुआती दौर में जैसे ही मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ, तो मेरे घर वालों को ये बात तो लग गया कि जब इसने पिछली बार वहाँ पर को उतनी दिक्कतों के साथ में इसने काम करके 1,06,000 रुपये कमा सकता है, तो ये यहाँ पर भी कमा सकता है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ओके। ऐसा नहीं कि मेरी वाइफ है या बच्चे हैं या पिताजी हैं, माँ तो मेरी है नहीं, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ, अगर ये अच्छी सस्ता है तो इसमें आप काम कर सकते हो। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने बहुत मुझे बढ़िया। सपोर्ट किया। इसी वजह से आज शायद मैं यहाँ पर को हूँ। बहुत बड़ा मैसेज है इसमें एक, कि अगर आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, या आपकी पत्नी, या आपकी बहन, या आपकी बेटी अगर डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती है, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहती है, तो उस पर भरोसा करो। कंपनी सही हो, अपलाइन सही हो, प्रोडक्ट सही हो, पे आउट सही हो, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, तो 100% कामयाबी मिलती है। प्रमाण आपके सामने है। नहीं तो अगर मदन पाटनी सर अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, AWPL नहीं करते, तो शायद या तो अपनी कोई दुकान खोल करके बैठे हुए होते, जी, और या फिर शायद कहीं पर गार्ड की नौकरी कर रहे होते। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जैसे 10वीं 12वीं पास लोगों के लिए कोई ऐसी ऑफिस में बैठने वाली जॉब तो रखी नहीं है रिटायरमेंट के बाद में। बिल्कुल नहीं। तो सर इसके बाद में दूसरा एक आपके इससे पहले वाले आपने जब रिप्लाई दिया था उस समय पर एक चीज और निकल करके आई थी जी, कि आपने गांव से लोगों को बुला बुला करके अपने शहर में, सिटी में ला करके और जी, उनको ट्रेन किया। जी, इसका कितना इम्पोर्टेंट है सर अपनी टीम के एजुकेशन में, जो लोग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं? अरे ट्रेनिंग क्या करनी, ट्रेनिंग से क्या ही होता है, हर बार तो वही ट्रेनिंग होती है। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है सर। उससे मेरा जब जैसे मैं पहले मेहनत तो मैं कर रहा था, जैसे कि मैं जा रहा था, डोर टू डोर जा रहा था या गाँव में जा रहा था, और हिल एरिया में गाँव छोटे-छोटे होते हैं, कहीं पैदल भी जाना पड़ा, कहीं कुछ, कहीं कुछ। लेकिन जब मैंने उसी वहीं से लोगों को 1-2 करके इकट्ठा करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग कम आए, लेकिन जितने लोग आए, वो धीरे-धीरे कुछ समझने लगे कि हाँ, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं और कुछ इसमें लोगों को जॉइन कराएँगे, तो हमारे पास कुछ आएगा।
तो उससे मुझे धीरे 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 टीम की ग्रोथ कब हुई ये बात मुझे भी पता नहीं चली, लेकिन मैंने उसको लगातार किया। जैसे शुक्रवार के दिन मैंने 8 स्टेप ट्रेनिंग करी, और छोटा मोटा सेमिनार, चाहे वो मैं चंपावत में कर लूँ, चाहे लोहाघाट में कर लूँ, चाहे मैं गंगोली हाट में कर लूँ, बेरीनाग, डीडी हाट या धारचूला, पिथौरागढ़, कहीं पर भी करूँ छोटी जगह। मैं संडे के दिन, मेरा एक था कि मैं संडे के दिन कहीं ना कहीं पर छोटा छोटा अपना जितना भी हो, 8 आदमी हो तो 8 ही हो, 10 बात जितने भी लोग हों, मैं उनका प्रोग्राम करता था। उससे मेरे को 1 जुड़े 2 जुड़े ऐसे करके मेरी टीम एकदम से ग्रोथ जल्दी हुई। ग्रोथ चलती है। और काम करने में भी मुझे जो मेरे को टिपिकल रास्ते से मैं काम कर रहा था, वो काम करने में मेरे को आसानी हुई। आसानी हो गई। अब पहले गाँव में जाकर के, दूर दुर्गम पहाड़ों में जाकर के, डाणे कांडों में जाकर के जी। आपने टीम बनाई, जी और फिर उस टीम को आपने एजुकेट किया, जी। फिर उनको माहौल में डाला, सिस्टम में, सेमिनार में डाला, जी फिर वही गांव के लोग, धुरे के डाणे में रहने वाले लोग, और आपके शहर में आकर के और सेमिनारों में भागीदारी निभाने लगे, जी और जिससे आपका नेटवर्क जल्दी एक्सप्लोड होने जी। लगा। बहुत बढ़िया सर, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। एजुकेशन प्लस माहौल, जी। ये आपकी टीम को ग्रोथ करने में बहुत मदद जी देता है। जी। सर, आप अब इसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मीनवाइल फ्यूचर में आपकी क्या इमेज है कि आप इस AWPL में काम करके कहाँ तक पहुँच सकते हैं? केवल ब्रांड, सर मैं जानता हूँ आप ब्रांड एम्बेसडर के लिए तो यहाँ पर आए ही नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर तो आप पहले दिन से हो, आपके अंदर वो इनबिल्ट क्वालिटी है। लेकिन ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद में आपके भविष्य के क्या सपने हैं सर? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जी। जो डायरेक्ट सेलिंग करने का जो मेरा मेन मकसद ये है, ये मकसद नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री से पैसा कमा लूँ, जी। और मेरा जो मेन मकसद है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने जीवन में अपना नेटवर्क बिल्ड करूँ। ओके। और मेरे पास ऐसे कोई और साधन नहीं है कि जिस साधन में मैं अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकूँ। करेक्ट है। क्योंकि मुझे इस जितने आज मेरे को लगभग मैं आज मेरे को 5 साल से मैं AWPL कर रहा हूँ, तो 5 सालों में ये मेरे जिद्दोजहद में और मेरे दिमाग में बात बैठ चुकी है कि मुझे किसी भी कीमत में नेटवर्क बिल्ड करना है, ओके। और उस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए मेरे अन्य साधन नहीं है। Correct। और मैं यहाँ से अपना नेटवर्क बिल्ड करने में अगर कामयाब हो गया, तो आजीवन मेरी जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, मैं जो काम कर रहा हूँ उसका श्रेय मेरी पीढ़ियों को भी जाएगा। और यहाँ से मेरा ये नहीं है, जो पीढ़ी में अगर किसी कारणवश मेरी पीढ़ी में अगर मेरा नेटवर्क बिल्ड होगा और हमारे साथ इतनी महान संस्था अगर हमारे साथ काम कर रही है, तो मेरी जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, उन पीढ़ियों के लिए भी अगर कोई व्यक्ति विशेष कमजोर हो गया या किसी कारणवश वो कोई काम न भी कर पाए, तो वहाँ कहे कि यार वास्तव में कि जो हमारे पहले वाले जो पीढ़ी थे वो अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके गए हैं, जिसकी वजह से आज तक हम लोगों का जीवन चल रहा है, या हमारे पास 100 रुपया आ रहा है, 200 रुपया आ रहा है, लाखों रुपया आ रहा है, हम उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब हमने गरीबी देखी हुई है, वो गरीबी का जिद्दोजहद हमारी पीछे पीढ़ी में ना आए, ये बात को करने के लिए मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। बिल्कुल, नेटवर्क की ताकत सबको पता है। जी धीरू भाई अंबानी जी ने नेटवर्क बनाया, जी तो आज उनके बच्चे, आज उनके पोते, जी आज देखिए जी उनके पोते की जो शादी में जी आज कहते हैं, अब हमें तो नहीं पता, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। जी कितना 1000 करोड़ किया वो तो वही जाने, जी, लेकिन दिखता तो है हाँ कुछ तो खर्च हुआ है। कुछ तो हुआ है। लेकिन उसका श्रेय अगर जाता है तो वो न तो उनके पोते को जाता है, न उनके बेटे को जाता है, हकीकत मायने में तो दादाजी को जाता है, बिल्कुल। जिन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया। जी कहते हैं कि अपनी पीढ़ियों को सुधारने के लिए उस खानदान में किसी न किसी एक बेटे को तो जीते जी शहीद होना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो धीरू भाई अंबानी जी जीते जी अपना उन्होंने परिवार की जो खुशियां थी, जो साथ रह करके जी एक इंसान एक आइडल फैमिली लाइफ जीना चाहता है, जी वो कभी नहीं जी होंगी, है ना? बिल्कुल उन्होंने कभी 2 वक्त का खाना अपने परिवार के साथ बैठ करके नहीं खाया होगा। बिल्कुल वो कभी अपने वाइफ को शायद ही लाइफ में कभी कोई फिल्म दिखाने के लिए लेकर के गए होंगे, बिल्कुल क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस थे, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते थे। जी तो अगर आप भी अपने परिवार के धीरू भाई अंबानी बनना चाहते हैं, तो कोई तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनिए। जी अगर आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक सही कंपनी का चुनाव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो वो हम मदन पाटनी सर से जानना चाहेंगे कि कैसे एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हम पहचान करें। मैं AWPL में काम कर रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि AWPL कंपनी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हम पहचान कैसे करें? बिल्कुल, मदन बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जी मेरे को जितना मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं जानता हूँ, जी मैंने एक चीज़ देखा कि आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जी उनकी सोच एक बहुत आले दर्जे की होनी चाहिए। करेक्ट मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, जी सारी जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनियां आ भी रही हैं और किसी कारण से चले भी गई जी तो वो भी अच्छी हैं, जी कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क स्थापित किया कि यार हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं या लोगों को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर सही ना हो, तो चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितने ही अच्छे प्रोडक्ट हो, कितने अच्छे पे आउट होगा, वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती है और मार्केट में नहीं चल सकती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी कंपनी के के मैनेजिंग फाउंडर डायरेक्टर, MD सर का उनका विजन उनका विजन, और उनकी मिशन, सोच, उनकी उनकी मिशन, सोच, उनकी नियत, नियत, ये ये बहुत ये इंपॉर्टेंट ये डिफाइन करती है कि कंपनी किस दिशा में किस जाएगी। दिशा में जाएगी। ओके, पहली चीज तो होगी सर ये बिल्कुल, MD सर की नियत। नियत। उसके बाद में और क्या क्या चीजें हो सकती दूसरी चीज, हम जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हैं? जी जिस प्रोडक्ट को हम लोगों को दे रहे हैं, करेक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट हमेशा लोगों के यूजफुल होंगे, नीडी हैं, या उनकी जरूरत है क्या हमेशा हमेशा लोगों को पड़ते रहेगी। ये बहुत मस्ट है। अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया और मुझे ये बात पता है कि ठीक है, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा, पैसा अच्छा है, लेकिन जिस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूं या जिस प्रोडक्ट को मैं लोगों को बता रहा हूं, अगर वो प्रोडक्ट आवश्यकता अनुसार लोगों को सूट नहीं हो रहा, Correct. लोगों की आवश्यक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्रैश आ जाएगा। ओके तो मैंने ये चीज देखा कि प्रोडक्ट जो होनी चाहिए वो लोगों के आवश्यक होनी चाहिए। ओके, प्रोडक्ट में क्वालिटी भी हो, जी प्रोडक्ट लोगों की जरूरत का भी हो, जी, और प्रोडक्ट को कस्टमर बार बार रिपीटेडली यूज भी करे, यूज करें, तभी रिकरिंग इनकम आएगी। बिल्कुल, और प्रोडक्ट पॉकेट फ्रेंडली भी हो, बिल्कुल। महंगा भी ना हो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये सब चीजें प्रोडक्ट में। उसके बाद में इनकम प्लान में सर क्या चीज होनी चाहिए? इनकम, आपका जो इनकम प्लान है डायरेक्ट सेलिंग में, आपका जो इनकम प्लान है, मेरे हिसाब से आपने जो प्लान रखा है वो बेस्ट प्लान है, चाहे आपने कोई भी रख दिया, उसको चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ओके अगर आपने बोल दिया कि मेरा पे आउट जो भी है, चाहे कुछ, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अगर उसने कह दिया कि यार मेरा पे आउट सोमवार को रिलीज होगा, करेक्ट, तो आपका काम है, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सोमवार के दिन ही अपना पे आउट रिलीज कर रहे हैं, चाहे वो पे आउट वो चाहे 1,000 का दे रहे हो, चाहे वो 100 रुपये का दे रहे हो, अगर वो 100 रुपया अगर चले जाता है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग वो बिल्ट होता है। चाहे वो नेटवर्क छोटा बनेगा, लेकिन बिल्ट जरूर होगा। अगर पे आउट डिले हो गया या सही टाइम से नहीं पहुंचेगा, पे आउट कम पे आउट भी हो, सही टाइम से नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं फिर वो क्रैश हो जाता है। ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यही होता है कि पे आउट सही टाइम से न पहुंच पाना, वो बिलीव लेवल डाउन हो जाता है। जो कमिटमेंट आपने की है वो कमिटमेंट आप पूरी नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे भरोसा करें कि ये कंपनी सर्वाइव करेगी, या मेरा करियर इसमें कैसे बन पाएगा? बिल्कुल, मैं कैसे यकीन करूं कि मैं अपना समय कैसे लगाऊं? बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छी बातें बताई सर, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब सर एक मैसेज उन लोगों के लिए, हमारे उन सभी फौजी भाइयों के लिए, या उन सभी नौकरी करने वाले हमारी उम्र के लोगों के लिए जिनकी इनकम के हिसाब से उनके खर्चे ज़्यादा हैं, ज़रूरत ज़्यादा हैं, और उनकी सैलरी से वो सब पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे हमारे भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उन्हें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए पार्ट टाइम या एज ए करियर? बिल्कुल, जो भी चाहे वो नौकरी पेशे वाले हों या कोई किसी काम की तलाश में है और उनके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, तो उनको किसी भी कीमत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत पवित्र है, जिस प्रकार गीता पवित्र है या हमारी गंगा पवित्र है, रिवर्स जो है हमारी भागीरथी, उसी प्रकार ये इंडस्ट्री भी बहुत पवित्र है। मैं एक सैनिक के नाते और एक अच्छा डायरेक्ट सेलर होने के नाते मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप किसी भी संस्था में जुड़िए,
जो मैंने आपको बताया कि उस संस्था में अगर आपको ऐसा लगता है, आप उस संस्था के साथ ज्वाइन जरूर करिएगा। और यही वो इंडस्ट्री है जो एक मिडिल क्लास को अपर लेवल पे ले जा सकती है, कम अमाउंट होने के बावजूद भी। हम सबको डायरेक्ट सेलिंग जरूर करनी चाहिए। अब सर एक हमारा रैपिड राउंड है, उसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर जी। आप एक लाइन में या 2 शब्दों में आप जवाब देना चाहें जी। तो कितना समय आपको हो चुका है सर? 5 साल। 5 साल। जी। सर टोटल अर्निंग आपकी यहाँ से? मेरे 87 लाख मेरे पास अर्निंग आ चुकी है। 87 लाख आपके अकाउंट में आ चुका है। क्रेडिट हो चुके हैं। इसके अलावा रिवार्ड टूर वाला अलग है? वो अलग है। ओके, बहुत बढ़िया। फिलहाल आप सर गाड़ी कौन सी मेंटेन कर रहे हैं? मैं अभी फॉर्च्यूनर लीजेंडर मेंटेन कर लीजेंडर। आपके पास में पहले से थी या फिर AWPL में आने के बाद? AWPL में आने के बाद में। ओके, अगर आप AWPL नहीं कर रहे होते तो क्या कभी आप हिम्मत करते लीजेंडर लेने की? नहीं, मैं लीजेंडर कभी नहीं लेता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्कॉर्पियो ले सकता था बस। ओके, सोच तो मतलब बड़ी ही थी। जी। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, SUV लेनी है। हाँ। ओके, मैं भी SUV चलाता हूँ सर। जी, जी। अच्छा, उससे पहले सर AWPL से पहले आप कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? मेरे पास एक्सेंट, हुंडई की एक्सेंट थी। एक्सेंट गाड़ी। जी। चलिए, तो सर आप देश विदेश की यात्रा भी यहाँ से कर चुके होंगे? बिल्कुल सर। तो सर हम हमारे देश में तो घूमते ही रहते हैं जी। नेटवर्क की वजह से, पूरे जी। ऑल ओवर इंडिया। जी। सर इंटरनेशनल आपने कौन कौन से टूर अचीव किए हैं, कहाँ कहाँ आप अभी तक जा चुके हैं? मैं थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, दुबई विद फैमिली, इन सभी देशों में जा चुका हूँ। और बहुत ही अच्छा मेरे को लगा जब मैं गया। और सबसे बेस्ट तो जब मैं मालदीव गया तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओके। जी। तो सर आपने जब आप दुबई अपने परिवार के साथ गए जी। तो आपके परिवार को कैसा महसूस हुआ? वो पल मैं आपको कैसे बयां करूं, जब मैं दुबई अपने परिवार को फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जब मैंने बैठाया। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि जब उनके फेस चेहरे को मैंने देखा तो उनके चेहरे से ऐसा झलक रहा था कि जैसे कि उनको आज कोई स्वर्ग की यात्रा में करा रहा हूँगा। ओहो। और मेरे बच्चों में वो एक्साइटमेंट था जब मैं उनको दुबई लेके गया कि मतलब मैं उसको बयान नहीं, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मतलब अलग ही वो, मतलब अब मन ही मन हंस रहे हैं वो लोग। अच्छा। इतनी खुशी थी उनके अंदर जिसके बारे में मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत खुश थे वो लोग जब मैं उनको फर्स्ट टाइम दुबई लेके गया। और वो कितना खुश थे, उससे उनकी खुशी से आपको कितनी खुशी मिली सर, वो आज आपके चेहरे से झलक रहा है। मैं अभी भी मतलब कि उस दिन का जो महसूस कर रहे हैं। अभी भी मैं अभी आपसे मैं बात करते करते मेरे को ये महसूस हो रहा है कि वो दिन कितना बेस्ट था जिस दिन मैंने दिल्ली से उनको फ्लाइट में बैठाया था। और आज भी मेरे को अभी भी खुशी हो रही है मुझे। क्या बात है सर। तो मेरे ख्याल से शायद परिवार की खुशी के लिए ही सही, लेकिन ये काम जरूर करना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मदन सर। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली मुझे सर, और डेफिनेटली हमारी ऑडियंस का आज आपके संघर्ष से बहुत मनोबल बढ़ेगा, बिलीव लेवल AWPL में और डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ेगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन इस वादे के साथ कि मैं जब भी आपको अपने चैनल पर बुलाऊं तो आपको दोबारा आना होगा सर। थैंक यू, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।